नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग 2 के चौथे पार्ट संवदिया की कहानी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। संवदिया का मतलब होता है संवाद यानी मैसेज को पहुंचाने वाला यानी मैसेंजर। हरगोविंद जो कि जलालगढ़ गांव का संवदिया था, उसे ये बात सोचकर बड़ा अजीब लगा कि आज के ज़माने में किसी को संवदिया की ज़रूरत क्या पड़ सकती है। इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 यानी 1921 में हुआ था। पर क्योंकि बुलावा बड़ी हवेली से आया था, तो ये बात तो पक्की थी कि कोई गुप्त समाचार भेजना था, यानी कोई सीक्रेट मैसेज भेजना था जिसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। वहाँ पहुँचकर बड़ी बहू ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा और वो वहीं हवेली को देखने लगा। जहाँ पर कभी नौकर नौकरानियों और मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ पर आज बड़ी बहू खुद अनाज से अपने हाथों से खाना बना रही थी। बड़ी हवेली सिर्फ नाम की बड़ी हवेली रह गई थी, था कुछ भी नहीं उसमें। उन्हीं हाथों में जिनमें कभी वो मेहंदी लगाकर गांव के परिवार पाला करती थी, उनका ध्यान रखा करती थी। यानी हाथों में मेहंदी लगाने के ही वो इतने पैसे दे दिया करती थी कि गांव के परिवारों का ध्यान रखा जा सके। और अब कहाँ गए वो दिन? देख लो कितनी बुरी हालत हो गई है। इस लड़ाई में वो तीनों तो गांव छोड़कर शहर चले गए, पर बड़ी बहू यहीं पर रह गई। साथ ही बंटवारे की इस लड़ाई में वो तीनों इतना नीचे गिर गए कि बड़ी बहू के जेवर, उनकी ज्वेलरी भी छीन कर ले गए। दरअसल बड़ी बहू के पति के मरने के बाद उनके पति के तीनों भाइयों ने उनके सामान और प्रॉपर्टी को लेकर लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बड़ी बहू के पास जो महंगी बनारसी साड़ी रखी हुई थी, उसके भी 3 टुकड़े करके बंटवारा करके चले गए। इतनी भी मुसीबतें काफ़ी नहीं थी तो एक बूढ़ी मोदियाइन बड़ी बहू पर गुस्सा कर रही थी। खैर, हरगोविंद जो कि संवदिया था, उसने बूढ़ी मोदियाइन के साथ बहस करी और आखिरकार वो गालियाँ देकर चली गई। दरअसल बड़ी बहू ने उसे उधार लिया था जिसे वो चुका नहीं पा रही थी, इसी वजह से वो उन पर गुस्सा थी। कहाँ वो मेहंदी लगाकर गांव के परिवार का ध्यान रखती थी और कहाँ वो उधार भी नहीं दे पा रही थी। फिर जब हरगोविंद ने पूछा कि संवाद क्या है, मैसेज क्या है, तो बड़ी बहू रोते हुए बोली। हरगोविंद उन्हें शांत करते हुए बोला, अपने दिल को कड़ा रखिए, अपने दिल को मजबूत रखिए। मेरे देवर देवरानी भी कितने बेदर्द हैं, बेरहम हैं, अपने बच्चों के साथ नवंबर के महीने में यहाँ पर आते हैं। बड़ी बहू बोली, और कितना मैं अपने दिल को मजबूत रखूँ? मेरी माँ को ये संवाद देना, उनसे ये कहना कि मैं अपने भाइयों के बच्चों का झूठा खाकर भी रह लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रह सकती। 10-15 दिनों के लिए आते हैं और बंटवारे की बात करने के साथ साथ चावल और चूड़े के 2-2 मन यानी 80-80 किलो तक लेकर चले जाते हैं। फिर से आते हैं आम के मौसम में और बोरियां भरकर कच्चे पक्के आम तोड़कर लेकर चले जाते हैं। और गोविंद कहता है कि वो आज सुबह की 10 बजे वाली ट्रेन लेकर ही कटिहार गाँव जाएगा। बड़ी बहू जब उसे 5 रुपये का गंदा नोट देकर कहती है कि ये लो, इसे तो मेरी माँ के गाँव कटिहार तक पहुँच जाओगे और वापस आने का खर्चा मेरी माँ से लेना, तो वो कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। पर ये संवाद पहुँचाना कोई आसान काम नहीं था। जिस ढंग से वो बात कही गई थी, जिस तरीके से वो बात कही गई थी, उसे वैसे ही यानी एग्जैक्टली वैसे ही कह देना कोई आसान काम नहीं था। लोगों की एक गलत सोच थी कि कोई निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया बनता है। लोग मानते थे कि संवदिया जिसके घर जाता है, उसके घर पेट भर के खाना खाता है और अफर कर एकदम मज़े से होता है और उसे किसी की भावनाओं से, किसी की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हरगोविंद ट्रेन में बैठता है तो उसे अपने पुराने पहुँचाए गए संवादों की याद आती है और उसे संवदियों पर बने कानों की भी याद आती है। वो मानते थे कि बिना पैसों के अगर कोई एक गांव से दूसरे गांव संवाद पहुंचाता है तो उसे और क्या कहोगे। फिर बड़ी बहू ने जो उनसे बात कही थी, वो उसे अपने मन में बार बार दोहराने लगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने ही देखा कि 15-20 सालों में यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल गया है। अब लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि जगह कहाँ पर है। गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो उसे वहाँ पर लेकर जा सकती थी। उसे ये लगने लगा कि अगर उसने संवाद दिया तो बड़ी बहू अपनी माँ के घर पर रहने लगेगी और उसके गाँव में वापस लौट कर कभी नहीं आएगी। भला वही किस मुंह से बताएगा, कैसे बताएगा कि बड़ी बहू साग खाकर गुजारा कर रही है। जब वो थाना बिंगपुर स्टेशन पहुंचा तो वो काफ़ी उदास हो गया, क्योंकि वो ऐसा संवाद आज से पहले कभी नहीं लाया था। जो उसकी ये बात सुनेंगे वो तो उसके गांव के नाम पर थूकेंगे। कैसा गांव है जहाँ लक्ष्मी जैसी बहू भी दुख झेल रही है। वो उनके घर गया। हाथ मुंह धोने के बाद उसे आंगन में बुलाया गया। वो ये सोच के घबराने लगा कि वो ये संवाद कैसे सुनाएगा। हरगोविंद को देखते ही गाँव के लोगों ने पहचान लिया, ये तो जलालगढ़ गाँव का संवदिया है। बड़ी बहू के भाई ने पूछा, मेरी बहन कैसी है? तो उसने कहा, भगवान की दया से सब ठीक है। बड़ी बहू की माँ ने हालचाल पूछने के बाद ये पूछा कि यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो हरगोविंद बोला कि वो कल सिरसिया गाँव आया था और जाते समय उसने ये सोचा कि वो उनसे मिलकर जाए और उसके पास कोई संवाद नहीं है। बड़ी बहू की माँ कहती हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी उनकी बेटी पर है, इसलिए वो अपने बेटे से कह रही थी कि वो उन्हें यहाँ पर ले आएँ, क्योंकि वहाँ पर तो वो अकेली है और उसके देवर देवरानी भी उसका ध्यान नहीं रखते।
इसके जवाब में हरगोविंद कहता है कि बड़ी बहू का तो सारा गाँव ही परिवार है, वो तो गाँव की लक्ष्मी है। उनके देवर देवरानी तो जिद करते हैं उन्हें अपने साथ ले जाने की। इस बात को सोचते हुए वो खाना तक नहीं खा पाता। अब इससे ये बात तो गलत साबित हो चुकी थी कि समधिया पेट भर के खाता है और मज़े से होता है। बड़ी बहू की माँ उसे खाना लाकर देती हैं जिसमें दाल भात, तरह तरह की सब्जियाँ, घी, पापड़, अचार रखे हुए थे। तो वो बड़ी बहू के बारे में सोचता है जो साग उबाल कर खा रही होगी। उसे बुरा लगता है कि उसने बड़ी बहू की माँ से उनकी बेटी की हालत के बारे में झूठ बोला। वो तय करता है कि वो बड़ी बहू की माँ को सुबह उठकर ही उनका सही संवाद दे देगा कि उनकी बेटी काफ़ी दुख झेल रही है और आज ही किसी को भेजिए और उन्हें वापस बुला लीजिए। वो इतना सब दुख किसके लिए सहेंगी? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनके भाइयों के बच्चों का झूठा खाकर भी रह लेगी, पर वहाँ नहीं रह सकती। बड़ी बहू के दुख के बारे में सोचते सोचते समधिया को नींद भी नहीं आई। लेकिन सुबह उठकर भी वो बड़ी बहू की माँ को सच नहीं बताता, बस इतना कहता है कि उसे वापस जाना होगा। बड़ी बहू की माँ बोली, इतनी जल्दी थी तो आ ही क्यों? क्या सोचा था मैंने? अपनी बेटी के लिए दही चूड़ा बना के भेजूंगी। खैर दही तो अब नहीं है, इसलिए बासमती धान का चूड़ा लेकर चले जाओ। चूड़े की पोटली लेकर जब वहाँ से निकला तो बड़ी बहू के भाई ने पूछा, वापस जाने के पैसे तो हैं ना? तो समधिया ने कहा, हाँ पैसे हैं। रेलवे स्टेशन पहुँचकर जब उसने हिसाब किया तो उसे ये पता चला कि उसके पास कटिहार तक जाने के टिकट के ही पैसे हैं। कटिहार जंक्शन पहुंचने के बाद उसे अपने गांव जलालगढ़ जाने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था और उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। उसका गांव जलालगढ़ 20 कोस यानी लगभग 60 किलोमीटर दूर था, पर उसने सोचा ये भी कोई दूरी होती है और उसने तय किया कि वो पैदल ही जाएगा। ट्रेन में बैठकर वो ये सोचने लगा कि वो बड़ी बहू को क्या जवाब देगा। उसने संवाद नहीं दिया था। लगभग 10 कोस यानी 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। एक कस्बे शहर में पहुंचा। वहाँ पर पेट भर के पानी पीने के बाद उसने चूड़े की पोटली खोली और उसे सूंघा। आहा, बासमती धान का चूड़ा था, मगर इसे एक माँ ने अपनी बेटी के लिए भेजा था। वो इसे किसी हालत में नहीं खा सकता था। बड़ी बहू उसका इंतज़ार कर रही थी। बस यही सोचकर वो आगे बढ़ता गया। 15 कोस चलता गया, 16, 17, 18 और फिर जलालगढ़ के स्टेशन का सिग्नल दिखाई दिया। पर उस वक्त इतना अंधेरा हो चुका था और वो इतना थक चुका था कि पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर आ चुका था। कहीं कोई रोशनी नहीं। वो रास्ता किससे पूछे? वो ज़मीन पर खड़ा था या चल रहा था? वो गाड़ी में बैठा था या ज़मीन पर चल रहा था? उसे कोई पता नहीं चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। थकान से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर जब वो उठा तो बड़ी बहू उसे दूध का गिलास देते हुए पूछती है, हरगोविंद भाई ठीक तो हो? तुम्हारी हालत कैसी है अब? हरगोविंद होश में आया। उसने रोते हुए बड़ी बहू के पैर पकड़ते हुए कहा, बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं दे पाया। तुम गांव छोड़ के मत जाओ, मैं अब तुम्हारा सारा काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम मैं गांव छोड़ कर तो नहीं जाओगी ना? मैं तुम पे कोई दुख नहीं पहुँचने दूँगा। मैं एक बेटे की तरह तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तुम तो सारे गांव की माँ हो, मैं अपने ठल्ला नहीं बैठूँगा। बड़ी बहू भी संवाद भेजने के बाद से अपनी गलती पर पछता रही थी। यानी संवाद भेजने के बाद उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाना था। तो दोस्तों, ये थी समधिया की कहानी। अब इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जब तक वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा तब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हों, कोई भी छोटा बड़ा काम कर रहे हों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो काम आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, आपकी नेसेसिटी होनी चाहिए।